हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और आज हम लोग बेटा रिफ्रैक्शन पर बात कर रहे हैं। नया चैप्टर है। वैसे तो आपके फिजिक्स में इसको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करके पढ़ा दिया है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है ना। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, अच्छी तरह से समझिएगा। और फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना बेटा, वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कंबाइन करके मोस्टली दिया हुआ है ना। तो इस चैप्टर को भी कर ही लेते हैं, उसके बाद एक ही साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो वो क्या करेगी ना, अपना पाथ ऑफ प्रोपेगेशन चेंज करेगी। आप देखो, इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज करना होगा तो इसको अपना पाथ भी चेंज करना होगा। अब कहोगे सर ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि मीडियम चेंज होगा ना बेटा, तो स्पीड चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगी तो पाथ चेंज होगा। सिंपल सी बात है। मान लो बाहर में एयर है, यहां तुमने ग्लास लिया हुआ है, तो मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? लाइट एयर से आ रही है, कहां आ रही है भाई? ग्लास में। यहां भी देखो, ग्लास से बाहर जा रही है, कहां जा रही है? एयर में। जाना चाहिए था इसको ऐसे, ऐसे नहीं गई, बेंड कर गई। तो लाइट जितनी बार अपना मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन चेंज करेगी ना, वो उतनी बार अपना पाथ भी चेंज करेगी। ये फेनोमेना बेटा क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। आप डेफिनेशन पहले देख लो, फिर मैं और डिटेल बताता हूं। द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट जितनी बार अपना मीडियम बदलेगी, जितनी बार अपना पाथ ये बदलेगी, मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन बदलेगी, उतनी बार अपना पाथ भी चेंज करेगी, है ना। बढ़िया से डायग्राम में इसको और अच्छी तरह से आपको बता देता हूं, बड़ा सा डायग्राम करके आपको बता देता हूं। देखो बेटा, मान लो कि यहां हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया। लो, बहुत बड़ा सा डायग्राम तुम्हारे लिए हमने बना दिया। यहां एक ग्लास स्लैब ले लिया। अब इसके चारों तरफ यहां भी एयर है, इधर भी एयर है, उधर भी एयर है, जहां तहां सब जगह एयर भरा हुआ है। हमने इसको टेबल पे रख दिया। अब चारों तरफ एयर ही होगा, तुम समझ ही सकते हो। अब क्या होता है ना कि एक लाइट कोशिश करती है कि मैं इससे निकल जाऊं, तो बेटा किधर से किधर आ रही है? एयर से आ रही है। और कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो एयर हो गया रेयरर मीडियम। अब कहोगे सर ये आप क्या लिख रहे हो? और ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी कम है तो रेयरर मीडियम है, डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर मीडियम है। सिंपल। अब एयर और ग्लास को कंपेयर करो। ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉलिड है ना, सॉलिड ऑप्टिकल मीडियम है ना, तो डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर मीडियम है। एयर गैस है, गैसियस ऑप्टिकल मीडियम है, तो उसकी डेंसिटी कम है तो रेयरर मीडियम है ना। जैसे वाटर और ग्लास को कंपेयर करो, तो वाटर रेयरर मीडियम हो जाएगा, ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा, है ना। एयर और वाटर को कंपेयर करो, एयर रेयरर मीडियम हो जाएगा, ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से आना चाह रही है ग्लास में, डेंसर मीडियम में। तो अब ये क्या करेगी? इसको जाना चाहिए था इधर, नहीं जाएगी। यहां दोनों मीडियम एक दूसरे को चेंज कर रही है, दोनों मीडियम यहां मीट कर रही है, इंटरफेस है इसका, मीटिंग पॉइंट है। यहां आप नॉर्मल ड्राउ कर लो बेटा, है ना। तो इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, सीधे जाना चाहिए था, सीधे नहीं गई। ये लाइट अब बेंड कर गई, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा तो बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी चेंज होगा। इसीलिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। फिर से देखो, अब यहां फिर आप देखो, यहां फिर आप देखो, फिर यहां एक नॉर्मल ड्राउ कर लेते हैं। देखो, जितनी बार मीडियम चेंज करेगा, दो मीडियम जहां
मीट करेगा वहां आप नॉर्मल ड्राउ कर लेना, और ये नॉर्मल इसके साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके बेटा, अब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे नहीं जा करके लाइट जो है, यहां देखो यहां क्या हुआ, ऐसे करके लाइट आई, बेंड कर गई, ठीक है। अब बेंड कर गई तो जाना चाहिए ऐसे, ऐसे ना जा करके लाइट फिर ऐसे हो जाएगी। मतलब जितनी बार मीडियम बदलेगी उतनी बार पाथ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फेनोमेना क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। मामला समझ में आया? फिर से समझो, यहां देखना बेटा, लाइट आ रही है एयर से, कहां आ रही है, ग्लास में आ रही है, अच्छी बात है, बेंड कर गई, ठीक। अब फिर इसको जाना था ऐसे, ऐसे ना जा करके ये फिर बेंड कर गई। तो जितनी बार मीडियम बदलेगा उतनी बार पाथ भी बदलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात समझ में आ गई? अब मामला समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन क्या है। डेफिनेशन मैं समझा रहा था, अभी अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा था, डेफिनेशन समझ में आया, बढ़िया से समझ में आ गया। लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ ऑफ प्रोपेगेशन चेंज कर लेती है, क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो अब आगे तुमको समझाता हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। देखो, देखो बेटा, अब अगला जो चीज था, अगला जो समझना था यहां पर हमको तुमको, अगला जो मामला समझना था कि भाई चलो ठीक है, हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब यहां समझना इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तो आप यहीं से समझ लो। यही यहां मैं दिखा रहा था कि लाइट आई, पाथ चेंज कर लिया, फिर मीडियम बदल लिया, तो फिर से पाथ चेंज कर लिया, तो ये बेटा रिफ्रैक्शन हो गया। यहां भी आप नॉर्मल ड्राउ कर लो, ठीक है, यहां भी नॉर्मल ड्राउ कर लो। अब कहोगे सर नॉर्मल ड्राउ करने से क्या हो जाएगा, बताता हूं मैं आपको, नॉर्मल ड्राउ करने से क्या फायदा होता है, क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो रे है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। अब दूसरे मीडियम में जब ये जाके अपना पाथ चेंज कर लेती है, तब इसका नाम हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम हो जाता है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। कोई रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो इंसिडेंट रे हो गई, सिंपल। और जब दूसरे मीडियम में गई, पाथ चेंज हो गया, तब वो रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। और ये वाला जो रे है ना, इसको इमर्जेंट रे कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, इमर्जेंट रे कहा जाता है। रिफ्रैक्शन के बाद, किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्ट होने के बाद जब रे उस मीडियम को फिर छोड़ के निकलती है बाहर, तब उसको इमर्जेंट रे कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखना, तो इंसिडेंट रे समझा दिया मैंने तुमको, रिफ्रैक्टेड रे समझा दिया, इमर्जेंट रे भी समझा दिया, और ये भी मैंने बता दिया कि रे जो है वो बेंड करती है, कब टुवर्ड्स द नॉर्मल, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो बताता हूं मैं आपको। लेकिन रे बेंड करती है क्योंकि जितनी बार मीडियम चेंज होगा उतनी बार स्पीड भी चेंज होगा, और स्पीड चेंज होगा तो पाथ भी चेंज होगा, है ना। अब ये बेंड कैसे कर जाती है, चलो फिर से इसको जो है बड़े से डायग्राम में देखते हैं। चलो यहीं देखते हैं। देखो बेटा, मान लो ये स्लैब है, यहां एयर है, रे आ रही है, ठीक। अब यहां नॉर्मल ड्राउ कर लो। ये कौन सी रे हो गई, पहचानो, इंसिडेंट रे। एक रे जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है उसका नाम है इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल ड्राउ करोगे तो ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, बताओ, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे भाई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया।
अब फिर रे यहां बेंड कर रही है। अब इस रे का नाम बताओ जरा सा। आप कहोगे अभी तुरंत आपने समझाया था सर, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये एंगल बेटा कौन सा हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल का इंपॉर्टेंस समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे? अगर नॉर्मल नहीं डालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि रे कितना एंगल बना के कहां गुजर रही है, कब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। अगर नॉर्मल नहीं ड्रॉ करेंगे तो रे कैसे डेविएट हो गई, कितना एंगल से डेविएट हो गई, ये पता नहीं चलता। इसीलिए उसको जरूरी है कि आप ड्रॉ कर लें हर बार। कोई भी दो मीडियम के बीच में जहां भी एक मीडियम खत्म हो रहा है दूसरा मीडियम शुरू हो रहा है, मतलब इंटरफेस वाला पॉइंट, दो मीडियम का मीटिंग पॉइंट, रे जहां एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में इन कर रही है या दूसरे को छोड़ के तीसरे मीडियम में इन कर रही है, हर बार जब मीडियम चेंज होगा तो वहां नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिएगा। वो आपको बताएगा कि रे सीधे निकल गया, कि बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ या बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ। ओके, चलिए अब यहां जो है, यहां जरा सा बताइए, एयर आपका कैसा मीडियम था? रेयर मीडियम। और ग्लास कैसा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। बढ़िया बात है। तो बेटा रे को तो जाना चाहिए था इधर ना, उधर तो नहीं गई ना, रे तो मुड़ गई। देखो ध्यान से, रे मुड़ गई। किसके तरफ मुड़ गई? नॉर्मल के तरफ मुड़ गई। तो इस रे के लिए क्या लिखेंगे? तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यह घटना कब हुई? जब कोई भी रे रेयरर मीडियम से किस मीडियम में आ रही थी? डेंसर मीडियम में आ रही थी। ओके, अब फिर क्या करो बेटा? तो फिर यहां आप एक नॉर्मल ड्राउ करो, इंटरफेस है ना, फिर ग्लास से रे अब बाहर निकलेगी, एयर में निकलेगी। ठीक है, अब क्या होता है ना, जाना चाहिए था इसको ऐसे, ऐसे ना जा करके ऐसे निकल गई। हाँ, तो इस बार क्या हो रहा है? इस बार रे आ रही है अब डेंसर मीडियम से किधर? रेयर मीडियम में। क्या ये फिर नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है या नॉर्मल से दूर निकल रही है? आप कहोगे सर नॉर्मल से दूर निकल रही है, मतलब बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो जब डेंसर टू रेयर आएगी ना तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। समझ में आ रही बात? फिर से देख लीजिए, रेयरर से डेंसर में आई तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। ठीक है, और डेंसर से रेयरर में गई तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ठीक है ना? अब ऐसा क्यों हो गया ये जरा सा देखिए। जब रेयरर टू डेंसर आ रही थी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम लोग जो है, अगर यहां हम लोग मान लें मीडियम के हिसाब से, ठीक है, या रेयरर टू डेंसर में आप देख लो, सीधा सीधा क्लियरली लिख देता हूं ताकि आपको एग्जाम के समय में कंफ्यूजन ना हो। रेयरर टू डेंसर जब आ रही है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रही है, इसीलिए बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, और जब डेंसर टू रेयरर आती है बेटा, डेंसर टू रेयरर जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाती है ना, इसीलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बढ़िया से? कोई दिक्कत समझने में? चलो, अभी मैंने दो तीन बातें आपको समझाई, आप फिर से देख लो। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, आप इससे पहले रिफ्लेक्शन पढ़े हो, उसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। वहां क्या होता है ना कि लाइट टकरा के वापस चली आती है, सेम मीडियम में वापस चली जाती है, और यहां लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाती है। तो उसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है। टकरा के वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चीरते हुए आगे बढ़ रही है, चाहे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, चाहे बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, खींचते हुए आगे निकल रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिएगा, तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर से देख लो, आप फिर से देख लो, अच्छी तरह से देख लो। पहले मैंने बताया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड करती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब सम अप कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, ठीक से देखना। जब ये रेयरर टू डेंसर जा रही है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, काहे भैया? स्पीड डिक्रीजेज। और जब ये डेंसर टू रेयरर जा रही है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, काहे? स्पीड इंक्रीजेज। मामला समझ में आ रहा है?
और ये रे जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। जब दूसरे मीडियम में जाके बेंड कर जाती है तब ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और रिफ्रैक्शन के बाद जब निकल रही है तब ये इमर्जेंट रे हो गई। बस इस डायग्राम को समझाने के लिए मैंने लगातार 2-3 डायग्राम समझाया आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है आपसे कि कॉन्सेप्ट से कोई समझौता नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा, 100% आपके दिमाग तक पहुंचेगा, दिमाग का बल्ब जला के रख देगा, है ना बेटा। चलिए, अब ये एक बात हो गई, चलो ठीक है। फिर मैंने बताया नॉर्मल क्यों ड्राउ करते हैं भाई, क्योंकि हमको इस रे का एंगल मेजर करना है कि कब ये एंगल घटा देता है, कब ये एंगल बढ़ा देता है। अब कहोगे सर यहां जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे? बेटा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, आप समझ ही रहे हो, मैथ्स पढ़ते हो आप, ठीक है। और दूसरी बात कि इसको हम लोग एंगल आर भी लिख सकते हैं, ये वाला दूसरा वाला जो है, या इसको एंगल आई भी लिख सकते हैं। अब कहोगे सर एंगल आई क्यों लिखेंगे हम लोग? ठीक है, क्योंकि देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से सोचना, इस मीडियम के लिए तो ये इमर्जेंट रे है, क्योंकि इस मीडियम से रिफ्रैक्ट करके बाहर निकल रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकल रही है, तो उसके लिए तो चलो भाई जो है आप ये तो रिफ्रैक्टेड रे हुआ ना, ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टेड रे हुआ। ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही लिखेंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जिस मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम में ये जा रही है, ठीक है, उसके लिए तो ये इंसिडेंट रे हो गई ना बेटा, नहीं समझे? अरे एयर से ग्लास में आई, ये रे मीडियम बदल रही है, इसका नाम इंसिडेंट रे हो गया। उसी तरह ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर तो ये रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उस हिसाब से इसको हम इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर फिर बाद में भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलेटिवली इसको मैं समझा दूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि रे जब बेंड करती है तो कब बेंड करती है, कैसे बेंड करती है, और इसको आप एंगल ई लिखेंगे क्योंकि ये इमर्जेंट रे है। अभी इतना ही रहने दो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे भी बन सकता है, उसको वो भी माना जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट किसी लेक्चर में फिर बाद में आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। अभी अगर समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, चूंकि स्टार्टिंग है, एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे बेटा, ठीक है, ओके। तो इमर्जेंट रे हो गया और नॉर्मल हो गया, इसके बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है, ओके। चलिए अगले टर्म में बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब यहां हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कहोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि अगर आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, तो बात वही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये स्लैब, इसकी मदद से बहुत सारा चीज आप सीखेंगे बेटा। इसलिए जो भी डायग्राम यहां ड्रा हो रहा है उस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा। किधर मोड़ा मैंने? टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? आप कहोगे सर इधर मुड़ गया ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal lie in the same plane and at the same point। वही वाली बात, पहले वाली बात, जैसा रिफ्लेक्शन में था वैसा ही ये भी है। लेकिन इसका जब आप सेकंड लॉ पढ़ेंगे ना, इसका जब आप सेकंड लॉ पढ़ेंगे ना, स्नेल ने दिया था SNELL, है ना, तो इसके लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा साइन आई बाय साइन आर, वही ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन बेटा, इज इक्वल टू कौन चीज? कांस्टेंट। साइन आई बेटा साइन आर बराबर कांस्टेंट।
और ये कांस्टेंट जानते हो किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, कॉन्सेप्ट के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पहले आप ये बताओ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं आपके साथ कर रहा हूं तो सोचना क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा बेटा। पहले आप हमको ये बताइए कि आपने रिफ्रैक्शन का दोनों लॉ समझा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। ओके, और दूसरा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को समझने के लिए ही हम लोगों को समझना होगा कौन चीज बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है ना, ये हम लोग समझते हैं अगले लेक्चर में। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, कब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, कब बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, कब स्पीड बढ़ जाती है, कब स्पीड घट जाती है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारा का सारा चीज आप रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से। बार बार लेक्चर को जो है स्टडी करके अच्छी तरह से जो है समझ लीजिएगा, है ना। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लें बेटा, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।